हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल स्पेशल एसपी स्टडी में। तो आज हम बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, जो पिछली कक्षाओं में वो पिछली साल कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कई बार आप देखते चलना आप इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, और यदि आप इसी टॉपिक पे लेकर आओगे तो आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला है अध्याय के जो प्रथम अध्याय है, अध्याय 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बताओ दोस्तों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह किसी भी बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि यह पहला ही चैप्टर है और पहला ही क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहला ही प्रश्न है पहली पार्ट से। ठीक है दोस्तों, किससे? पहले पार्ट से लिया है, क्लास 10th की। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, देखते हैं। दूसरा प्रश्न है विलियम पृथक कहाँ का शासक था? ठीक है, विलियम पृथक, ठीक है, विलियम पृथक कहाँ का शासक था? तो बताइए दोस्तों, कहाँ का शासक था? तो विलियम पृथक प्रसा का शासक था। ठीक है, प्रसा का शासक था। ठीक है, और तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखते चलना दोस्तों आप। तीसरा प्रश्न है गेरीबाल्डी, ठीक है, संबंधित था, किस चीज से संबंधित था गेरीबाल्डी? ठीक है दोस्तों, गेरीबाल्डी किस चीज से संबंधित था? बताइए दोस्तों। इटली के एकीकरण से संबंधित था। ठीक है, किस चीज से संबंधित था? इटली के एकीकरण से संबंधित। ठीक है, इटली के एकीकरण से संबंधित था गेरीबाल्डी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा देखते हैं। देखो दोस्तों, तो चौथा क्वेश्चन है बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? किसने? बिस्मार्क ने किस नीति के द्वारा, ठीक है, किस नीति द्वारा जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसमें सफलता प्राप्त पाई? ठीक है, तो वह थी लोह एवं रक्त की नीति। ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति थी। यह पहला चैप्टर है। यदि आपने स्टार्टिंग ही अच्छी रही, यदि घर की नींव ही अच्छी रही तो घर बहुत ऊंचे तक जाएगा दोस्तों। इसीलिए पहले स्टार्टिंग देखनी पड़ती है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं पांचवा प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? बताइए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। ठीक है, फ्रांस से नेपोलियन का संबंध था। अब देखते हैं अति लघु स्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु स्तरीय प्रश्न की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निरंकुशवाद क्या है? ठीक है दोस्तों, निरंकुशवाद क्या है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा शासक, ठीक है, ऐसा शासक या ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो उसे निरंकुश कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवाद कहते हैं या निरंकुश कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवाद कहते हैं जिस पर किसी भी व्यक्ति या विशेष का अंकुश ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सातवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ठीक है, जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? ठीक है, किसे, यहाँ पर किसे है? ठीक है दोस्तों, किसे घोषित किया गया था? 1857 जर्मनी के सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो वह क्वेश्चन है प्रसा के शासक विलियम पृथक। ठीक है, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। किसे? प्रसा के शासक विलियम पृथक को जर्मनी का शासक घोषित किया गया। ठीक है, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आठवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आठवां वेरी इजी और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आठवां है जर्मनी के एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्मनी के एकीकरण का जनक। ठीक है, जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसके जनक कौन थे? तो आंसर है जर्मनी एकीकरण में ओटोमन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान है। आपने देखा होगा दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में ओटोमन बिस्मार्क का ओटो बोन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखते हैं नौवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नौवां क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों, रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवाद से क्या आशय है? नौवां क्वेश्चन है रूढ़िवाद से क्या आशय है? ठीक है, क्या है रूढ़िवाद? ये क्या आशा है रूढ़िवाद से? ठीक है, क्या आशय रूढ़िवाद से? ठीक है दोस्तों, रूढ़िवाद से क्या आशय है? अब देखते हैं एक ऐसी, ठीक है, एक ऐसी सामाजिक
और या फिर सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा, ठीक है, एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा जो परंपरा, ठीक है, जो परंपरा स्थापित संस्थानों, ठीक है, परंपरा और स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं, ठीक है, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों, ठीक है, और रिवाजों पर बल देता हो, वही रूढ़िवाद समाज है, वही रूढ़िवादी समाज राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है दोस्तों, यदि जो पुरानी संस्थाएं, ठीक है, पुरानी स्थापित संस्थाएं तथा पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता हो, ठीक है, यह सीधी सीधी पुरानी से पुरानी बातों पर विशेष ध्यान देता होगा, वही रूढ़िवादी परंपरा का शिकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10वां, यह तकरीबन हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेपोलियन संहिता से क्या आशय है? नेपोलियन संहिता है क्या? नेपोलियन संहिता से क्या आशय है? ठीक है, तो नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता, जी ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन, ठीक है, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसने निर्माण किया उसी के नाम से इस संहिता को जाना जाता है। इसका मेन नाम है नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता, जिसने, क्योंकि नेपोलियन ने इसका निर्माण किया था इस संहिता का, ठीक है, तो इसलिए उसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण, ठीक है, इसका मतलब जो उद्देश्य था नेपोलियन संहिता का, ठीक है, तो ऐसे अनेक उद्देश्य थे, जिसमें से एक उद्देश्य यह भी है कि इसने जन्म पर आधारित विशेषताओं को समाप्त कर दिया था। ठीक है, किसने? नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषताओं को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो यह नेपोलियन संहिता की एक विशेषता थी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।